BP702TT. Today we are going to learn about COPP, that means Certificate of Pharmaceutical Products. You will see this question in every exam. It is very important topic as an exam point of view. ठीक है? Before we advance, you should have basic idea about these terms, that is CDSCO, WHO, IC, EC and DCGI. If you guys are unaware about these terms, we will have short brief about it, okay? In this video, we are going to cover basic introduction of COPP, importance of certificate of pharmaceutical products, requirements or details submitted to get COPP and procedure for the issuance of COPP, ठीक है? सो COPP क्या है? एक तरीके का सर्टिफिकेट है. सर्टिफिकेट दैट मीन्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दैट विल वेरीफाई दैट अ प्रोडक्ट मीट अप इट्स रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एज वेल एज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ठीक है. सो ये एक तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है प्रोडक्ट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए. सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट CDSCO. सो CDSCO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ये एक तरीके की रेगुलेटरी बॉडी है. क्या है? एक तरीके की रेगुलेटरी बॉडी है. ठीक है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज. ठीक है. जैसे कि UK में होता है MHRA, US में होता है FDA, कनाडा में होता है हेल्थ कनाडा, ब्राज़ील में होता है एनवीजा, इंडिया में है CDSCO. ठीक है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज. ठीक है. और मेनली ये एक मतलब CDSCO क्या है? एक तरीके का सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस. ठीक है. सो COPP के लिए CDSCO अभी के लिए मतलब इतना ध्यान में रखो कि ऐसे इंस्पेक्शन काम करेगा. ठीक है. CDSCO अपने में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है. सो विल एड्रेस दिस टॉपिक लेटर ऑन. ठीक है. अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि COPP के लिए CDSCO इट एक्ट्स एज एन इंस्पेक्शन. ठीक है. ओके. सो अभी हम चलते DCGI पे. DCGI का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. सो DCGI ये इंश्योर करेगा कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो अपने नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीटअप कर रही है कि नहीं कर रही. ठीक है. एंड मेनली DCGI का COPP में क्या रोल है कि वो उसके इश्यूएंस, जो CO सर्टिफिकेट के इश्यूएंस में मेन जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज DCGI. सो CDSCO एंड DCGI अपने में ही बहुत बड़े टॉपिक्स है. सो वी विल एड्रेस दिस टॉपिक्स लेटर ऑन. ठीक है. आई होप अभी के लिए आपको शॉर्टली क्लियर हो कि CDSCO एज एन इंस्पेक्शन काम करेगा और DCGI क्या करेगा? सर्टिफिकेट को इश्यू करेगा. अभी सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक फॉर्मेट चाहिए रहता है. ठीक है. अभी जो जैसे कि जो नेम है, रेगुलेटरी बॉडी है, उनके सिग्नेचर्स है, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है राइट सर्टिफिकेट बनाने का. सो वो फॉर्मेट या गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करेगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अभी हम सबको पता है कि दो तरह के कंट्रीज़ होते हैं, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ वो होता है जो कि अपने प्रोडक्ट्स, अभी हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में. सो ऐसे कंट्रीज़ जो अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, उसको बोल देते हैं एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. और इंपोर्टिंग कंट्रीज़ वो होता है जो बाकी कंट्रीज से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं. ठीक है. और देन उसको सेल करते हैं विद इन द कंट्री. ठीक है. सो आई होप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ क्लियर होगा. ये पांचों ही टर्मिनोलॉजीज समझना इसलिए ज़रूरत था क्योंकि अभी हम इन पांचों टर्मिनोलॉजीज के थ्रू समझेंगे कि COPP का मेन पर्पस क्या है. अभी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ क्या परचेज कर रही है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. अभी वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स परचेज कर रही है वो किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे परचेज करेगी. किस टाइप के क्राइटेरिया? लाइक फॉर एग्जाम्पल जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ले रही है, तो वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते वक्त एक प्रॉपर गाइडलाइन, स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ठीक है. सो इंपोर्टिंग कंट्रीज एज एन प्रूफ एक्सपोर्टिंग कंट्री से क्या मांगेगी? COPP सर्टिफिकेट मांगेगी कि अगर वो सर्टिफिकेट रहा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के पास, दैट मीन्स वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर रही है. So importing countries needs the certificate of pharmaceutical products from exporting countries, which will help in assuring the quality of manufacturing facilities in the exporting countries for that pharmaceutical product. ठीक है. So I hope कि basic फंडा क्लियर होगा. सो डेफिनेशन क्या बोलती है कि सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट इज CPP और COPP इज अ सर्टिफिकेट इश्यूड इन अ फॉर्मेट जो कि कौन रेकमेंड करता है? WHO, विच एस्टैब्लिशेस द स्टेटस ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द सर्टिफिकेट इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री. Now, what is the importance of the COPP? So, as I have told you, COPP is needed by the importing countries when the product is questioned
फॉर रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग या ऑथोराइजेशन, ठीक है, या फिर रिन्यूअल कराना है रजिस्ट्रेशन का, तो ये सर्टिफिकेट कौन मांगती है? इंपोर्टिंग कंट्रीज मांगती है, विद द स्कोप ऑफ कमर्शलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन दैट कंट्री टू असेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिफोर रजिस्ट्रेशन और इंपोर्टेशन एज अ प्रूफ मांगेगी किससे? एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से. So moving on, next is requirements या details submitted to get the license of COPP. ठीक है, COPP अगर एक्सपोर्टिंग कंट्री को चाहिए, इसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको इतने डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी किसको? अथॉरिटी को. तो क्या है डिटेल्स में? मास्टर वैलिडेशन प्लान है, क्वालिटी मैनुअल है, स्पेसिफिकेशंस है, MFR है, दैट इज मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड्स, SOPs है, मैन्युफैक्चरिंग लेआउट है, लिस्ट ऑफ पर्सनल, दैट इज, इसका क्या मतलब होता है? दैट मीन्स जो भी पर्सनल काम कर रहे हैं उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, सब कुछ है. नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, जो भी वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ी उसका भी डिटेल चाहिए. लिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, रेफरेंस स्टैंडर्ड डिटेल. तो अभी ये सारे ही डिटेल्स जब सबमिट हो जाते हैं उसके बाद क्या होगा कि जो भी CDSCO ऑफिशियल का पर्सनल है वो इंस्पेक्ट करने जाएगा, जो साइट है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको इंस्पेक्ट करने जाएगा. ठीक है, अभी सो बेसिकली जैसे ही CDSCO का ऑफिशियल साइट मैन्युफैक्चरिंग साइट को इंस्पेक्ट कर लेता है तो वो रिपोर्ट देगा DCGI को. ठीक है, DCGI रिस्पेक्टिव जोनल या सब जोनल ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करेगा और ये डिसाइड करेगा कि जो सर्टिफिकेट है वो इश्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. सो एप्लीकेशन इज मेड टू रिस्पेक्टिव जोनल या सब जोनल ऑफिसर्स और वो फिर हायर करता है CDSCO ऑफिसर्स को टू इंस्पेक्ट द साइट. ठीक है, सो ये एक था बेसिक फंडा. अभी हम लोग प्रोसीजर को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ COPP. ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन जोनल ऑफिसर्स में पहुंच जाती है वैसे ही वो उनको जोनल ऑफिसर्स से किसको मिलती है? CDSCO ऑफिसर्स को. ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड विल बी स्क्रूटिनाइज बाय CDSCO ऑफिसर्स. CDSCO ऑफिसर्स क्या क्या करेंगे? उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे. स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है बेसिकली वो एप्लीकेशन को थरली चेक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइट को. ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी लाई करती है तो वो एप्लीकेंट को वापस से वो एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाता है. अगर कोई भी क्वेरी नहीं है तो इट इज कंसिडर्ड फॉर द इंस्पेक्शन. नेक्स्ट, इंस्पेक्शन इज कैरीड आउट बाय CDSCO ऑफिसर्स एज पर WHO GMP गाइडलाइंस. ठीक है, स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए कौन सी गाइडलाइंस है? TRS 822/902 एंड नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए TRS 823. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन से पहले एक सेल्फ अप्रेजल चेकलिस्ट सबमिट करना रहता है CDSCO ऑफिसर्स को. ठीक है, और इंस्पेक्शन टीम जो है वो सेल्फ अप्रेजल चेकलिस्ट को ऑब्जर्व करेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन. और जो टीम है वो क्या बनाएगी? एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाएगी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स. रिपोर्ट शुड क्लियरली डिफाइन डेफिशिएंसीज एज पर WHO GMP गाइडलाइंस. और जो भी CDSCO ऑफिसर्स है, जो भी रिस्पेक्टिव जोनल या सब जोनल ऑफिसर्स है, वो सर्टिफाई करेंगे अथॉरिटी को. ठीक है, और रिव्यू रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द चेक लिस्ट एंड रिटर्न इंस्पेक्शन रिपोर्ट एज पर WHO GMP गाइडलाइंस. ठीक है, सो क्या होता है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी ऑफिसर्स है, जो रिस्पेक्टिव जोनल या सब जोनल ऑफिसर्स जो है वो एक रिव्यू रिपोर्ट या असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो फिलअप करते हैं. और उन रिपोर्ट में अगर कोई नॉन कन्फॉर्मिटीज़ लाई कर रही है तो वो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है. अगर उसमें कोई भी नॉन कन्फॉर्मिटीज़ लाई नहीं करती तो वो रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया जाता है. ठीक है, एंड द फॉर्म में रीअप्लाई आफ्टर 5 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन. अगर वो एप्लीकेशन का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो 5 महीने के बाद वो वापस से उसको रीअप्लाई कर सकता है. ठीक है, सो सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम लोग कौन सी कैटेगरी के लिए इश्यू कर सकते हैं? पहला तो है अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट, दूसरा है ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट इज अनअप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स, होम्योपैथिक ड्रग्स एंड ड्रग इन द बल्क पैकेज. ठीक है, इन सभी कैटेगरी के लिए हम लोग CPP इश्यू कर सकते हैं. जो सर्टिफिकेट में जो रिबन होता है ना वो क्या सिग्निफाई करता है? तो द कलर्ड रिबन्स डेजिग्नेट द टाइप ऑफ CPP. फॉर एग्जाम्पल रेड कलर होगा तो दैट इज फॉर अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स, ब्लू कलर इज फॉर अनअप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स एंड येलो इज फॉर ड्रग मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड ऑफ द US. ठीक है, ब्लू इज फॉर अनअप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट नॉट मार्केटेड इन US एंड रेड इज फॉर अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट. ठीक है, सो इधर एक प्रोसेस दे रखा है. ठीक है, इन अ डायग्रामेटिक व्यू. अभी क्या होता है कि ये जो एरो है दैट सिग्निफाइज रिक्वेस्ट. अभी जो इंपोर्टिंग कंट्री है या एप्लीकेंट कंट्री है दैट इज कंट्री B, वो रिक्वेस्ट करती है एक्सपोर्टिंग कंट्री को फॉर द सर्टिफिकेट. अभी एक्सपोर्टिंग कंट्री अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेगी फॉर द ग्रांट परमिशन फॉर द सर्टिफिकेट. अभी
जो अथॉरिटी है वो ग्रांट कर देती है CPP बेस्ड ऑन द प्रोसीजर इंस्पेक्शंस, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट एक्सपोर्टिंग कंट्री को मिलता है वो इम्पोर्टिंग कंट्री को देती है और वो फिर रेसिपिएंट अथॉरिटी को सबमिट करती है। अगर कोई वेरिफिकेशन, कोई डाउट है तो उस केस में वेरिफिकेशन हो जाता है बिटवीन द इशूइंग अथॉरिटी एंड रेसिपिएंट अथॉरिटी, ठीक है। सो आई होप कि CPP आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो थैंक यू।